जय हिंद दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सलमान। इंडिया ने पार्टिसिपेशन किया है ज़ेपैड 2025, एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि बेलारूस और रशिया के बीच हो रही है। इसमें 20 से भी ज़्यादा देश हिस्सा ले रहे हैं। फिर भी वेस्टर्न मीडिया ने इंडिया को टारगेट करते हुए लिखा कि इंडिया हैज़ क्रॉस द रेड लाइन, जबकि ज़ेपैड एक एनुअल एक्सरसाइज है और ज़ेपैड का रशियन टर्मिनोलॉजी मतलब होता है वेस्ट, यानी कि वेस्ट को टारगेट करके ये एक्सरसाइज की जा रही है। और यहाँ पर सिर्फ इंडिया नहीं, चाइना है, इवन पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, बहुत सारे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं। उन्होंने भी अपनी आर्मी, अपनी आर्म्ड फोर्सेस को वहाँ भेजा है कि वो पार्टिसिपेट कर सके। इंडिया ने अपनी 65 मेंबर की कंटिजेंट भेजी है, जिसमें आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के पर्सनल हैं। वो वहाँ पर जाएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। और देखा जाए तो इंडिया और ये रशिया का अलग से वॉर गेम, वॉर एक्सरसाइज तो होता है, लेकिन ये एक अलग प्रकार का एक्सरसाइज है जहाँ पर इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है, जिसको लेकर वेस्टर्न मीडिया, खासकर टाइम्स ने लिखा कि इंडिया हैज़ क्रॉस द रेड लाइन्स। इनको लगता है कि यदि इंडिया की प्रॉक्सिमिटी रशिया से ज़्यादा हो गई है, उनके इंगेजमेंट डीपर हो रहे हैं इकोनॉमी में, पॉलिटिक्स में, जियोपॉलिटिक्स में, ट्रेड एंड कॉमर्स में या किसी और फील्ड में, तो इनको दिक्कत है। इस समय रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है। रशिया ने काफ़ी हिस्सा यूक्रेन का इस वक्त कब्जा रखा है। क्रीमिया उसके पास 2014 में चला गया था। इसलिए एक हाइप क्रिएट किया जा रहा है। और इंडिया को टारगेट क्यों किया जा रहा है? क्योंकि उन्हें पता है बांग्लादेश, क्यूबा, चाइना को अगर टारगेट करेंगे भी तो कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होने वाला। रही बात चाइना की, तो चाइना किसी की परवाह करता नहीं है, वहाँ कोई डेमोक्रेसी है नहीं। बांग्लादेश, क्यूबा या सेंट्रल एशियन रिपब्लिक छोटे देश हैं, इनकी इकॉनमी बहुत छोटी है, कोई ख़ास सिग्निफिकेंस इनका है नहीं, तो इनका मेंशन करना यूज़लेस है। तो बचता है इंडिया। एक सिंगल आउट करके आप इंडिया को मेंशन कर सकते हो और अच्छा खासा अपना व्यूअरशिप बढ़ा सकते हो। जो आपकी खोई प्रतिष्ठा है वो आप वापस पा सकते हो। यानी कि वेस्ट को लगता है, वेस्टर्न मीडिया आउटलेट को ये लगता है कि यदि इंडिया ने फर्दर पार्टिसिपेशन किया रशिया के साथ किसी वॉर गेम में, वॉर एक्सरसाइज में, तो कहीं ऐसा ना हो कि जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का मार्केट है वेस्ट का, वो इंडिया खो दे। इवन कहा यह जा रहा है कि क्वाड का क्या होगा। क्वाड में इंडिया, जापान, यूएस और ऑस्ट्रेलिया साथ आते हैं। तो एक ऑस्ट्रेलियन जर्नल ने लिखा कि व्हाट अबाउट क्वाड, क्वाड का क्या होगा। ऐसे में क्वाड को बहुत ज़्यादा नुकसान इंडिया ने नहीं बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने खुद पहुंचाया। क्वाड को लेकर चारों देश क्यों आए, क्यों इंडिया, जापान, यूएस और ऑस्ट्रेलिया साथ आए? फॉर रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक रीजन के लिए, जहाँ पर फ्रीली बिना किसी रोक टोक के लोग ट्रेड कर सकें, देश छोटे, खासकर छोटे देश ट्रेड एंड कॉमर्स कर सकें, चाइना का एग्रेशन ना हो, चाइना का डर उन्हें ना हो, और एक इंडिया का यहाँ पर एक स्टेक हो, उसकी सिग्निफिकेंस यहाँ पर हो। लेकिन क्वाड को बहुत नुकसान पहुँचाया इस वक्त यूएस ने। और रही बात, दो मेंबर्स हैं क्वाड के, जापान और इंडिया, ये दोनों ही नाराज़ हैं इस वक्त यूएस से। तो ऐसे में यदि ज़ेपैड एक्सरसाइज में इंडिया अपनी तरफ से कोई कंटिजेंट भेजता है तो इसमें बहुत ज़्यादा हो हल्ला मचाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी कॉमेडी, सबसे बड़ी हास्यास्पद बात यह है कि यहाँ पर खुद यूएस ने ऑब्जर्वर्स भेजे हैं। यूएस डायरेक्टली तो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा, लेकिन यूएस मिलिट्री ने कंफर्म किया है कि उनके तरफ से यहाँ पर ऑब्जर्वर्स गए हैं देखने के लिए कि वॉर गेम कैसे चल रहा है, वॉर एक्सरसाइज कैसी चल रही है। जब यहाँ पर यूएस की पार्टिसिपेशन है, रशिया है, बेलारूस है, चाइना है, इंडिया है, क्यूबा है, पाकिस्तान है, दूसरे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, तो फिर केवल एक कंट्री इंडिया को आप क्यों टारगेट कर रहे हो? इनको लग रहा है कि हम एंटी नाटो एक्सरसाइज कर रहे हैं। अल जज़ीरा इसको और ज़्यादा हाइप कर रहा है, यहाँ पर न्यूक्लियर पावर को जोड़ रहा है। यहाँ से मतलब ऐसा लग रहा है कि न्यूक्लियर
वेपन यहाँ से निकल कर सीधे यूक्रेन में दाग दिए जाएंगे। इस वक्त क्रिटिकल सिचुएशन है यूरोप में। फ्रांस इस समय उथल पुथल देख रहा है। ईयू को मार्केट चाहिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहिए इंडिया के साथ। तो ऐसे में यूरोपियन यूनियन हड़बड़ी में कोई ऐसा फैसला ना कर ले जो लॉन्ग टर्म में उसको नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि यदि आप एक एमिकेबल रिलेशन रखते हैं विद इंडिया तो लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा होगा, आपका ट्रेड एंड कॉमर्स इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा, क्योंकि साइजेबल इंपोर्ट करता है ईयू इंडिया से और इंडिया भी ट्रेड करता है ईयू के साथ। हम तो यूक्रेन को भी डीजल एक्सपोर्ट करते हैं और अच्छा खासा स्टेक है हमारा, तो फिर हम एंटी यूक्रेन तो हो नहीं सकते। इसलिए ये कहना कि ये ज़पाड एक्सरसाइज में इंडिया का पार्टिसिपेट करना एंटी यूक्रेन है, एंटी नाटो है, एंटी वेस्ट है, तो कहीं से भी ये क्रेडिबल लगता नहीं और कहीं से भी इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। इवन यूएस का अपना अलग से एक्सरसाइज चल रहा है विथ साउथ कोरिया एंड जापान, तो वो भी पार्टिसिपेट करेगा, वो भी कोई ना कोई वार एक्सरसाइज करेगा कि दिखाने के लिए कि वो भी तैयार है, उनकी वार रेडीनेस कितनी है। और हर देश समय समय पर अपने पार्टनर कंट्री के साथ कोई ना कोई एक्सरसाइज करता ही करता है। अगर हम बेलारूस की बात करें तो बेलारूस रशिया का एक बहुत बड़ा एलाई है, छोटा सा देश है, मिलिटरली बहुत ज़्यादा इंगेज है दोनों और बहुत अच्छे संबंध हैं बेलारूस और रशिया के। तो बेलारूस का होना तो यहाँ पे लाजमी था और फिर ये इसका एक नेबरिंग कंट्री भी है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 देश होते तो बात अलग थी, वहाँ पर कुछ स्कोप था कि आप बोल पाते। लेकिन जब यहाँ पर अच्छे खासे देश हैं, यहाँ पर एशिया से और भी देश आ गए हैं, यहाँ पर सेंट्रल एशिया के देश हैं, यहाँ पर चाइना है, क्यूबा है, यहाँ पर यूएस तक की पार्टिसिपेशन है एज एन ऑब्जर्वर, तो फिर आप किस प्रकार से ये सोचते हो कि इंडिया इज़ गोइंग अगेंस्ट नाटो, इंडिया इज़ अगेंस्ट क्वाड, इंडिया इज़ अगेंस्ट ईयू। तो यहाँ पर ये सारी बातें कमज़ोर पड़ जाती हैं, मिथ ही दिखती हैं। यहाँ पर वेस्टर्न मीडिया को कॉशियसली रिपोर्ट करना चाहिए और सोच समझ कर ही फैसले लेने चाहिए। अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री का जन्मदिन निकला, उसमें यूएस के प्रेसिडेंट ने, रशियन प्रेसिडेंट ने, वेस्ट के लीडर्स ने उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट किया, बधाई दी। इससे ये इंडिकेट होता है कि हमारी डिप्लोमेटिक पॉलिसी अच्छा चल रही है, हमारी डिप्लोमेसी अच्छी चल रही है। हर देश के साथ, हर ग्रुपिंग के साथ हमें कैलकुलेटिव मैनर में एक अच्छा संबंध स्थापित कर पाने में सक्षम रहे हैं। तो जब हम किसी के साथ कोई ऐसा संबंध नहीं चाहते जो कि अनकंफर्टेबल हो, तो फिर सामने वाले ग्रुपिंग या सामने वाले देश को भी ऐसा सोचना नहीं चाहिए, खासकर वेस्ट को। और इस समय वेस्ट को सोच समझ कर निर्णय लेना चाहिए कि इंडिया को टारगेट करके उसे क्या फ़ायदा होगा। बीच में यूक्रेन के प्रेसिडेंट बहुत खुश हुए थे जब उनको ये पता चला कि इंडिया पर और सैंक्शंस लग सकते हैं यूक्रेन रशिया वॉर के कारण, और उन्होंने कहा था कि यूएस का बहुत अच्छा फैसला है कि इंडिया पर आप सैंक्शंस लगा रहे हो। तो इट्स रियली हेजेमनी एंड हिपोक्रेसी ऑफ वेस्ट कि आप कैसे अपनी डिप्लोमेसी को बनाते हो, शेप करते हो। आज के समय में आपको अपनी डिप्लोमेसी में बदलाव लाना पड़ेगा, नरमी लानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ग्लोबल लीडर्स हैं, बहुत सारे प्लेयर्स हैं, बहुत मल्टीपोलर रीजन है। तो यहाँ पर रशिया है, इंडिया है, चाइना है, यूएस है, खुद यूरोप है, बहुत सारे अलग देश भी हैं। तो बाइपोलर जो वर्ड है उससे हम आगे आ चुके हैं, मल्टीपोलर वर्ल्ड में हम रह रहे हैं। बहुत सारे एक्टर्स हैं जो कि शेप करते हैं ग्लोबली डिप्लोमेटिक पॉलिसीज़, उसको फ्रेम करते हैं। यहाँ पर अब देखते हैं कि आगे ईयू की, वेस्ट की, यूएस की क्या इसमें रणनीति रहती है, उनका क्या इसमें सोचना है, किसको किस तरीके से इसको सोचते हैं, आगे उनकी क्या प्लानिंग है, और कुछ इसमें अपडेट होगा तो मैं आप लोगों के लिए एक सब्सिक्वेंट वीडियो लेकर आऊँगा ताकि आप इस बारे में अपडेटेड हो सकें, इन्फॉर्म्ड हो सकें। टिल देन डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल, वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन है, आप जाइए, इसे ज्वाइन कीजिए और इस फैमिली का हिस्सा बनिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग,
जय हिंद, जय भारत।